Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2021 की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रॉब्लम नंबर 40 तक सॉल्यूशन बना लिया था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 41 का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और भी जो पीजीटी फिजिक्स के सॉल्यूशन है वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 41। 41 का स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 3 मिलीसेकंड्स, ओके, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इज 2 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप लोग सिंबल जो यूज करते थे वो एल यूज करते थे 11th और 12th क्लास में। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ एंड द करंट, जो करंट होती है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए देखते हैं। वो फॉर्मूला जो होता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर dt, ये फॉर्मूला होता है व्हेनेवर किसी अगर सर्किट में करंट चेंज हो रही है और एक टाइम ड्यूरेशन में चेंज हो रही है तो ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस में ये रिलेशनशिप आएगा। यहाँ पे जो जो वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनको पुट करेंगे। ईएमएफ 2 वोल्ट दे रखा है और 2 वोल्ट कब जनरेट हो रहा है, जो हमारा करंट 8 एम्पियर से 2 एम्पियर पर डाउन हो रहा है। ओके, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मिली सेकेंड्स है। ओके, तो यहाँ पुट की वैल्यूज को पुट किया, हमें सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एल को फ्री रखेंगे और बाकी सारी जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनको आरएचएस में ले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशंस को किया। 6 1 जा 6, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा और 10 to the power -3 मतलब मिली। तो एल मिल गया हमको 1 मिली हेनरी और सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया 1 मिली हेनरी। और ये जो आंसर दे रखा था वो ऑप्शन ए में दे रखा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42 दे रखा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक the average energy of oscillator with frequency nu and its integral multiple of is। ओके, तो हमें एवरेज एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर फाइंड आउट करना है। तो ऑसिलेटर दिया है, बाकी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला, अगर हम मान लें कि जो सिस्टम है उसमें n ऑसिलेटर्स हैं, तो एवरेज एनर्जी ऑफ जो ऑसिलेटर हो जाएगा, प्लैंक ऑसिलेटर हो जाएगा E डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ओके, तो जो यहाँ पे E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की n h न्यू डिवाइड बाय E h न्यू डिवाइड बाय kt -1 और होल डिवाइड बाय n। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो h न्यू डिवाइड बाय e एक्सपोनेंशियल e h न्यू kt -1, ये हमारा एवरेज एनर्जी आ जाएगा। फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप लोगों ने भी मेमोराइज किया होगा। ओके, तो ये आंसर मिल जाएगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि ये आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था कि डी ऑप्शन को करेक्ट करके आए थे और कुछ ने क्या किया था कि 1 को इग्नोर करके डायरेक्टली इस ऑप्शन को, बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना था क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें स्मॉल वेवलेंथ से फाइंड आउट करना है या फिर लार्ज वेवलेंथ से फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल फॉर्म है एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लैंक ऑसिलेटर का, वही फाइंड आउट करेंगे। तो ये एवरेज एनर्जी आया और साथ ही साथ इन्होंने जो आंसर की दे रखा था उसमें भी इस क्वेश्चन को रॉन्ग बता रखा था। ओके, तो इसीलिए आप लोग ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ये जो इक्वल्स टू एच न्यू आप सभी ने पढ़ा है, पर ये क्या होता है, ये लाइट पार्टिकल और फोटोन का एनर्जी होता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बताता है कि एनर्जी है हमारा क्वांटाइज्ड हो गया है। ओके, तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। कब क्या चीज पूछी जा रही है इस पे थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो कैलकुलेटिव पार्ट है काफी लेंथी था, इसीलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप।
A dipole is formed by two charges of 5 microcoulomb and -5 microcoulomb at a distance of 8 m. Find electric field at a point 25 centimeter away from dipole center at its axis. ओके, तो पार्ट ए में इस डिस्टेंस पे और उसकी एक्सिस पे ही पॉइंट सिचुएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में 20 सेंटीमीटर अवे ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस में देख सकते हैं और ऑप्शंस में दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, तो देखते हैं। ये सिचुएशन दे रखी है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 mm मिलीमीटर दे रखा है। तो मिलीमीटर दे रखा है। उसी के साथ साथ फर्स्ट केस में इस मिड पॉइंट से, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल के ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होते हैं डाइपोल के केस में। ओके, हम ये देख सकते हैं ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है। अभी देखते हैं इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर लिया कि हमें ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता था पर इन लोगों ने माना नहीं। क्यों नहीं माना? इन्होंने बोला कि हमारी जो लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर हम कोई एक चार्ज Q लें और एक चार्ज माइनस Q लें और उनको एट ए डिस्टेंस 2a पे पुट कर दें, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा। ओके, डाइपोल बन गया और उसका मिड पॉइंट हमने कोई ले लिया, वो सपोज वो ले लिया। ओके, तो यहाँ से इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पॉइंट P पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू जो आता है इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल पावर 4 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग देख सकते हैं क्लियरली हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया। अब देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ पे हमें एक केस दे रखा है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है वो 8 मिलीमीटर है एंड फाइंड आउट करना है 25 सेंटीमीटर पे। तो 8 मिलीमीटर है वो 25 सेंटीमीटर कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 2a। तो हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। जब नेग्लेक्ट किया तो ये a स्क्वायर यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, r टू द पावर 4 हो जाएगा और एक r न्यूमरेटर में है और r का पावर 4 डिनोमिनेटर में। तो वही यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा और ये फॉर्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। देखिए, ये माइनस Q चार्ज है। अब मैंने यहाँ प्लस Q पहले लिया, तो क्वेश्चन में प्लस Q पहले दे रखा था। एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन गलत था पर उन्होंने गलत माना नहीं। ओके, तो एक बेस्ट लॉजिक है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करने के लिए। बाकी आंसर ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता था पर ऑप्शन सी करेक्ट उन लोगों ने दिया है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले प्लस Q रखा फिर माइनस Q रखा। अब यहाँ से माइनस Q का डिस्टेंस पॉइंट P से कम है और प्लस Q का ज्यादा है, तो कम वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज्यादा आएगा और ज्यादा वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कम आएगा। तो जब कम आएगा तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो माइनस Q की तरफ ही होगा। यानी कि माइनस Q का मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव x डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यूज करेंगे 1/4πε0 का वैल्यू आपने याद कर रखा है 9 × 10 to the power 9 × 2 × 5 × 10 to the power -6। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? तो यहाँ पे है P। डाइपोल क्या होता था? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, तो हमने वही किया। यहाँ पे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 × 10 to the power -6 कूलम एंड डिस्टेंस कितना दे रखा था 8 m। 8 × 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय क्या, कितनी डिस्टेंस से फाइंड आउट करना है 25
इंटू 10⁻⁻2 25 सेंटीमीटर दे रखा था, और इसका क्यूब। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने यहाँ से परफॉर्म की। जब हम यहाँ से इन कैलकुलेशंस को करेंगे, एक बार आप ये कैलकुलेटिव पार्ट देख लीजिएगा करके, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन माइनस एक्स में हो जाएगा, तो माइनस आई कैप लिख दिया है। ओवरऑल अगर हम वेक्टर नोटेशन में से लिखना चाहें तो माइनस 4.6 इंटू 10⁻⁴ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब आपका ऑप्शन सी किसी एक पार्ट से ठीक हो जाता है। ओके, पर यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक किया था, इन्हें या तो मैग्नीट्यूड देना था या फिर इस क्वेश्चन को रॉन्ग करना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही बेस्ट वे है कि हम बता सकते हैं कि कैसे ये आंसर आया है। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी दे रखा था, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। आप लोग यहाँ से एक बार इसको देख लेंगे, और सेम प्रोसेस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कैसे इसको फॉर्मूला को रिड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, और जो वैल्यू आएगा फाइनल वो भी यहाँ लिख रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी था इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आप लोग करके देख लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए, बाकी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट कर लेते तो ठीक रहता। तो देखते हैं हम 44 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 20 एम्पियर। ओके, तो एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग इन द सेंस इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, जिसमें एक करंट 20 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और हमें मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है किसी स्पेस में है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। ओके, तो वो स्पेस में दिखाया है, इसीलिए आपको एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा होगा। ओके, तो इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर लिया, ए बी उसका एक सेगमेंट ले लिया है एट ए डिस्टेंस आर। हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V = μ0I डिवाइड बाई 2πr। ओके, तो यहाँ से हम लोग μ0 का वैल्यू जानते हैं 4π इंटू 10⁻⁷। आई का वैल्यू दे ही रखा है, आई का वैल्यू पुट करेंगे, 2πr भी पुट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। और ये जो हमारा आंसर दे रखा था क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा था, तो क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे 44 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 क्वेश्चन पे, और 45 क्वेश्चन थोड़ा एडवांस फिजिक्स से था। इन्होंने पूछ रखा था द शेप ऑफ द लिसाजुस फिगर्स डिपेंड्स अपॉन। ओके, तो लिसाजुस फिगर जो होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसमें उन्होंने पूछा था कि जो शेप होता है इनका वो किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस दे रखे थे, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स, एंड ऑल। तीनों पे डिपेंड करता है, और या फिर किसी एक पे। ओके, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो वेव्स कंसीडर कर ली जिनका एम्पलीट्यूड ए एंड बी है, साथ ही साथ फेज डिफरेंस डेल्टा है, एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप होता है 2πa। ओके, इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग जब इनको सुपर पोजिशन में लाएंगे, तो सुपर पोजिशन में जो फाइनल फॉर्म बनेगा सुपरपोजिंग वेव का, तो ये फॉर्म बनेगा x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² माइनस 2xy डिवाइड बाई ab cos डेल्टा इक्वल्स टू sin स्क्वायर डेल्टा। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा a² b² ये एम्पलीट्यूड है, इसी के साथ साथ डेल्टा, डेल्टा क्या था हमारा फेज डिफरेंस, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड ऑल्सो दिस डेल्टा इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे 0 π 2π, तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इन वैल्यूज के लिए इलिप्स भी मिलता है एंड सर्किल भी मिलता है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है एंड फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वार्टर वेव प्लेट से आया था। क्वार्टर वेव प्लेट के केस में हमें
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था फॉर ए ऑर्डिनरी रे, एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट। ओके, तो लैम्डा भी डिफाइन कर रखा था 6500 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा दे रखा था। अब थिकनेस के लिए डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है क्वार्टर यानी कि 1/4 लैम्डा डिवाइड बाई दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, यहाँ पे मॉड ले रखा है। कोई भी वेव जो है, दो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, जब यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से जो हमारा थिकनेस आएगा वो 11.6 माइक्रोमीटर आएगा। तो यहाँ से 116.07 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिल रहा था, तो हमें माइक्रोमीटर में से कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए 10⁻⁻6 यहाँ बनाएंगे और इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे, तो 11.6 यहाँ आ जाएगा और बाकी को जो बाकी नंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे। ओके, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो लिख देंगे और मीटर है, तो t इज इक्वल टू 11.6 माइक्रोमीटर। और ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में दे रखा था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू, तो पॉजिटिव चार्जेस ओनली, नेगेटिव चार्जेस ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसको राइट करने से पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का जो डेफिनेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, एक बार वो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e डिवाइड बाई dt। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होती है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, इसकी वजह से आता है। ये कॉन्सेप्ट जेम्स मैक्सवेल ने दिया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने एम्पियर्स लॉ जो था उसको मॉडिफाई किया था, तो उसको बाद में मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ बोला जाने लगा। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अगर कभी किसी आने वाले एग्जाम में आपसे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ का फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग उसे करेक्ट कर दें। ओके, तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। बाकी एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है इसका, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ स्टील हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस is left in a room to cool. Which of the curves shown in figure represent the correct behavior? ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ T minus T naught, where T is the temperature of material and T naught is the temperature of surrounding. ओके, तो हमारा जो इसका पहले तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? इसके लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे, तो यूज में हमें फाइंड आउट होगा कि जो ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 कह रहा है द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय Boyle's law, Poiseuille law, Archimedes principle, Bernoulli principle। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है और आप सभी ने अच्छे से याद किया है और आपका पढ़ा भी है अपने 12th क्लासेस में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड वो बर्नौली प्रिंसिपल से दिया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इंटरफेरेंस पैटर्न से आया हुआ था, और इसमें हमें द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट
फ्रिंजेस पूछ रखा था। ओके, तो बेसिकली ये फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन होता है द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और सक्सेसिव डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो इनडायरेक्टली हमें फ्रिंज विड्थ का वैल्यू फाइंड आउट करना था। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दे रखा था। स्लिट सेपरेशन 0.12 mm दे रखा था, वेवलेंथ दे रखा था। इसी के साथ साथ स्लिट यहाँ पे दे रखा है ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, तो ये भी दे रखा था जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो भी डिफाइन कर रखा है 1 मीटर। तो देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता है डी वी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द स्लिट विड्थ एंड कैपिटल डी इज स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो। डी दे रखा है कैपिटल डी 1 मीटर, लैम्डा भी दे रखा था 5893 एंगस्ट्रॉम। इसको सिंपली मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और डी को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। इन सारी वैल्यूज को मीटर में जब एक यूनिट में एमकेएस में पुट करेंगे और एसआई यूनिट में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये फॉर्म मिलेगा। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा W इज इक्वल्स टू 4.90 mm, ये फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। और ये सेम आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग एक बार देखेंगे और मुझे सॉल्यूशन बताएंगे क्या सॉल्यूशन आएगा और कैसे होगा। ओके, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके देखेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था और अब हम 51 से आगे 10 क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा। और आई होप कि आपने जो भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उनको एक अपनी शीट पे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, उनको मेमोराइज कीजिए और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और किसी सोर्स से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो हम देखते हैं हमारा 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान नहीं दिए कि 1 मोल लिखा हुआ होगा और लिखा हुआ है, और आप लोगों ने क्या किया कि 1 मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आता है ½ kT वो लगा दिया। तो वो मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल के केस में होता है और मोल के केस में ये डिफरेंट हो जाता है, ये ½ RT हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले एक का पार्टीशन जो थ्योरम होता है वो कहता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग ½ kT एनर्जी होता है। ओके, ½ kT हो गया। अब यहाँ पे ये तो पर मॉलिक्यूल हुआ, अब यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं। देन इन ए 1 मोल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर Na एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो यहाँ पे ईच ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाई ½ kT। Na मल्टीप्लाइड बाई K ये क्या होता है R। ओके, तो गैस कांस्टेंट R होता है, R लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ½ RT, ये पर मोल में आया है और ½ kT पर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, डायरेक्टली पढ़ के क्वेश्चन को टिक नहीं करना है। ये क्वेश्चन इसीलिए ही दिया गया था ताकि आप इसमें गलती करें। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पर मोल दिया है और आप लगा के आए होंगे मॉलिक्यूल वाला। ओके, तो ½ RT हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 52। ये प्रॉब्लम नंबर हमें दे रखा है ए 200 mm long polarimeter tube containing 48 cm³ of sugar section produces an optical rotation of 11 degree when placed in a polarimeter and in front of white light. Okay, if the specific rotation of sugar solution is 66 degree. Okay, तो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें एक स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है 66 डिग्री का। अब इन्होंने पूछा है द अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन इन द ट्यूब
इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज। ओके, तो हमको सिंपली इस कैलकुलेशन को करने के लिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होगा, और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके उसको हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें ये जो भी अमाउंट है शुगर का वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा था, स्पेसिफिक रोटेशन को मैंने डायरेक्टली डेसीमीटर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो ये 66 डिग्री पर डेसीमीटर केजी पर केजी मीटर -3 इंटू 10⁻³ इसमें कन्वर्ट किया है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया है। और जो ट्यूब का लेंथ दे रखा था वो 200 mm दे रखा था, इसको भी हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 डेसीमीटर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमें थीटा भी दे रखा था, जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो 11 डिग्री दिया हुआ है। तो ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल्स टू SLC, ये फॉर्मूला होता है। सी इज द कंसंट्रेशन, यहाँ से कंसंट्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज को 1 by 1 पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 66, ये पार्ट हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा 1/12 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये हमें कंसंट्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए, और अमाउंट ऑफ शुगर, तो उसके लिए इस कंसंट्रेशन में डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा था 48 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² होल पावर 3 इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये मीटर क्यूब, मीटर इनवर्स माइनस क्यूब जो था वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो मास और अमाउंट आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ kg और 4 ग्राम, और 4 ग्राम हमें दे रखा था हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 क्वेश्चन नंबर, फॉर ए गिवन material the value of Young's modulus is 2.4 times of its modulus of rigidity. The value of Poisson's ratio of material is। ओके, तो सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस रिजिडिटी में जो रिलेशनशिप होता है उसको यूज़ करना है। और वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप ये होता है, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 times of modulus of rigidity eta multiplied by 1 plus sigma। sigma is the Poisson's ratio। यहाँ पे हमें दे रखा था कि जो यंग्स मॉडुलस है वो 2.4 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, हमने वही यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया, तो ईटा और ईटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 20, 2.42, तो पॉइंट कैंसिल कर देंगे और 20 कर देंगे इसको, और इसके बाद डिवाइड करवा देंगे 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमारा 6/5 आ जाएगा, और सिग्मा जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। पॉइजन्स रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए इसका आंसर 0.2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, ग्लास टू एयर, ग्लास टू वाटर एंड एयर टू वाटर। तो ये इस पेपर का थर्ड क्वेश्चन है जो क्रिटिकल एंगल से रिलेट करके आया है। आप देख सकते हैं इससे पहले 2 क्वेश्चन और थे, मुझे याद है, आपको याद हो या ना हो आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेसेसरी है। अगर याद नहीं रखेंगे तो आप पढ़ के क्या जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इन तीनों को ही जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट सोर्स और बुक को प्रेफर करना होगा, वहाँ से आप ये वैल्यूज़ ले सकते हैं और याद
कर सकते हैं। वैसे मैंने भी यहाँ पे लिख रखी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, अगर लाइट किसी मीडियम n2 से n1 में ट्रेवल करे तब क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ साइन n1 बाय n2। ओके, तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के लिए वो 1 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है एंड ग्लास के लिए 1.5 होता है। यहाँ पे एक आर मिसिंग था। ओके, तो वाटर के लिए ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि n1 बाई n2 जो रेशियो है किसके लिए ज़्यादा होगा। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ओके, तो जो 1 होता है वो 90 डिग्री पे होता है। जब 90 डिग्री पे होगा तो जो वैल्यू 90 डिग्री के नियर होगी उसी के लिए, और 1 के नियर होगी उसी के लिए हमें क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम मिलेगा। तो हमने यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ कैलकुलेट किया, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि वाटर एंड ग्लासेस, जो ग्लास था उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो सबसे ज़्यादा 0.886 आया। ओके, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल भी मैक्सिमम होगा, और ये जो मीडियम है वो ग्लास टू वाटर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में सेंट्रल फोर्स मोशन से रिलेट करके पूछा गया है, और इसमें पूछा है इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें टोटल एनर्जी पे भी डाउट था कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम ही होगा। ओके, तो राइट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम और ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 हमें दे रखा है विच of the following circuit is being used in impedance matching। ओके, तो कुछ सर्किट होते हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं हमारे, जो हमें इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, और उसमें जो बेसिक है हमारा वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। उसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं, और इसको हम सिंपली वफर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर तो सी हो जाएगा, पर मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी लिख रखी हैं, आप उन्हें मेमोराइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के केस में क्या क्या रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। मैं ये शो कर दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी करंट गेन पूछ लिया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो करंट गेन याद कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ फेज शिफ्ट जो होता है वो भी पूछ लिया जाता है कि किसमें फेज शिफ्ट चेंज होता है। ये फेज शिफ्ट इनपुट एंड आउटपुट के लिए होता है कि इनपुट आउटपुट कितने फेज से चेंज हो रहा है। तो कॉमन इमिटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, बाकी कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता है। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वोल्टेज बफर, इम्पीडेंस मैचिंग। ये क्वेश्चन आया था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो एप्लीकेशंस भी लिख रखे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कॉमन इमिटर का पूछ लिया जाए या कॉमन बेस का पूछ लिया जाए, इसीलिए इस टेबल को आप लिख लीजिए और हो सके तो मेमोराइज कर लीजिए, और कई बार पढ़ेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 था, और इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी था। राइट आंसर हमारा मिल गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए बेड कंडक्टर इज मेजर्ड बाय। ओके, तो एक मेथड होता है लीज डिस्क मेथड। इससे हम लोग जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वेट कंडक्टर्स होता है वो मेज़र
करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 जब ये एग्जाम में आया था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि इसका एक्चुअल वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली देखिए, यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है वो हमने मेजर्ड किया 1.526 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मेजर किया है तो जाहिर सी बात है कि मीटर स्केल का यूज किया होगा। जब मीटर स्केल का यूज किया होगा तो मीटर स्केल के पास अपना एक लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट ही क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो हमने वही लिखा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.001 मीटर। तो जब इतना लीस्ट काउंट है तो एब्सोल्यूट एरर भी 0.001 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक दिमाग लगाया कि रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू में एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हमने रिलेटिव एरर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हमारा रिलेटिव एरर आ गया 0.00065। ये रिलेटिव एरर हमें मिल गया। ओके, तो अब तक इतनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन और बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। देख लेते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा, और ये तीनों ही वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी थी, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे थे उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया था, कंफ्यूजन में थे कि कैसे करेंगे, तो मैंने आज इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे और एक बार इसके बारे में सोचेंगे कि क्या और कैसे हुआ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 59 होगा। ओके, ये देखते हैं, या 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है ये। नेक्स्ट इसका एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रहा है, एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। इट्स वन साइड इज एट 110 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर साइड इज एट 100 डिग्री सी। ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन दे रखी है। कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सी। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द प्लेट इज। ओके, तो रेट ऑफ हीट फ्लो हमें बताना है कि प्लेट से जो हीट फ्लो होगा पर सेकंड वो क्या होगा। ओके, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का यूज करते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए प्लेट और ए मटेरियल इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी के सफिक्स टी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट मटेरियल और दैट प्लेट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। ओके, तो ये हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करेंगे। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं, मैंने इंटेंशनली इनका डायमेंशन यहाँ किसका क्या यूनिट है पुट किया हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना आए कि डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ कैलोरी एंड सेकंड बचेगा। सेकंड इसकी वजह से आएगा, डेल्टा टी जो हमने डिवाइड में लिखा है उसकी वजह से आना है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2875 कैलोरी पर सेकंड। ओके, तो इतना हमें मिला और ये ऑप्शन हमें दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमने क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन देखा। एक अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपको बस कैलकुलेशंस करनी थी, कैलकुलेशंस आनी चाहिए, फास्ट कैलकुलेटर की तरह आपको वर्क करना होगा।
ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 60। ओके, तो ये प्रॉब्लम इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। स्टेटमेंट हमें दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of oscillation of a particle executing simple harmonic motion is, okay, x is equals to 5 sin 0.2 pi t plus 0.5 pi. The time period of particle is, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जर्नल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख लेते हैं, और ये होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, तो डेल्टा जो है हमारा वो फेज है। इसके साथ साथ हमें दे रखा है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे और कंपैरिजन करवा देंगे। जब कंपैरिजन करवाएंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिल जाएगा और 0.2 पाई मिलेगा। ओमेगा एंड टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो 10 सेकेंड्स आएगा, और ये आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने प्रॉब्लम नंबर 60 तक डिस्कस किया। अब आप लोग एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए ले जाएंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 60 तक पीजीटी का पेपर डिस्कस कर लिया था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 61 से 70 तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 61 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ओके, तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो देखते हैं, और मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, व्हेन ए लीनियर लोड omega is applied to a metal wire of length L, its length increases by delta L. The fractional change in its volume delta V by V will be proportional to. तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L है और उसका लेंथ डेल्टा L से इंक्रीज हो जाता है अगर हम उस पर एक लीनियर लोड अप्लाई कर दें। और जो लीनियर लोड दे रखा है वो ओमेगा दे रखा है, वैसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा पर दे रखा है। ओके, इन्होंने साथ ही साथ हमसे पूछा है द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी बाई वी। जो डेल्टा वी है वो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है एंड वी इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़, ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया है जिसका डायामीटर d है एंड जब हम ओमेगा लोड लीनियर लोड इस पर अप्लाई करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा L से इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द ट्रांसवर्स लेंथ is directly proportional to fractional change in longitudinal length. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, डेल्टा डी बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल। अब ये हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे इसको, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम लोग पॉइसन रेशियो बोलते हैं, सिग्मा। ओके, सिग्मा से डिनोट करते हैं, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। नेक्स्ट, लेट द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A and the final cross sectional area is small a। ओरिजिनल का मतलब ये है जब हमने उस पर लोड नहीं लगाया था
तब का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। जब हम उस पर लोड लगा रहे हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रह जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमने डिफाइन कर ली, स्टार्टिंग में ही हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ऐसा किया है। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ये डायरेक्टली डेरिवेशन भी है, मैं चाहता तो बता देता, 12th की बुक में दिया गया है, आप वहाँ से लिख लेते और याद कर लेते, पर अंडरस्टैंडिंग जब तक बिल्डअप नहीं होगी तब तक क्या फ़ायदा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम वी आई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। इन अ सेम वे यू कैन फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे डेल्टा वी, जो हम चेंज निकाल रहे थे वो देख लेते हैं। डेल्टा वी डिवाइड बाई वी हमने डिवाइड किया। ओके, तो हमने डिवाइड किया ए और ये एरिया फाइनल एरिया एंड ओरिजिनल एरिया को अलग किया, डेल्टा एल बाई एल को अलग किया, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा इन द फाइनल केस, उसको हमने डी डैश, उसका रेडियस डिनोट कर दिया है स्क्वायर। ओके, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही है, वो कैंसिल हो जाएगा और हम डी डैश एंड डी को इस तरीके से लिख लेंगे। तो डी डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, डी जो ओरिजिनल था माइनस जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर में जो डिक्रीमेंट हुआ था वो। ओके, इसका होल स्क्वायर, जब इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमें ये मिलेगा, डेल्टा डी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम डेल्टा डी का स्क्वायर हो रहा है और डेल्टा डी पहले से ही बहुत स्मॉल है। जब स्मॉल होगा तो डेल्टा डी स्क्वायर और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, तो डेल्टा डी स्क्वायर को नेगलेक्ट करने के बाद हमें ये मिलेगा। इसके बाद हम इसमें डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे और इस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर से हमें एक डेल्टा एल स्क्वायर मिल जाएगा। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डेल्टा एल इज़ स्मॉल एंड डेल्टा एल स्क्वायर उससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। ओके, तो हमने सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये रिज़ल्ट फाइंड आउट किया और ये रिज़ल्ट हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लिया। प्रॉब्लम नंबर 61 था, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, लेंदी भी था। ओके, तो डायरेक्टली रिजल्ट को मेमोराइज कीजिए कि अगर किसी वायर पे एक लीनियर लोड लगाते हैं तो इस तरीके का रिलेशनशिप हमें मिलता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ओके, तो हम देखते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 62 हमारा क्या कह रहा है। इसमें हमें स्टेटमेंट दे रखा है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन। ओके, तो अब हमें इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज डिफाइन नहीं कर रखा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, एक अपना खुद का व्हीट स्टोन ब्रिज डिफाइन कर लिया और उसके जो सिंबल्स हैं वो भी मैंने डिफरेंट ले लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस की कंडीशन में इक्वेशन होता है, तो मैंने उसी हिसाब से ये सिंबल्स लिए हैं, पर इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है। ओके, तो अगर इन्होंने इस व्हीट स्टोन ब्रिज को डिफाइन कर रखा होता तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जब मोस्ट सेंसिटिव जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो इसकी 4 आर्म्स हैं उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो इक्वल होना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये रिलेशनशिप तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि हमें अरेंजमेंट्स नहीं बताया रखा है। हालांकि मैंने ये कंसीडर किया है पर हमें अरेंजमेंट नहीं बताया, जब अरेंजमेंट नहीं बताया तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं। आप सपोज अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ये सही हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। पी क्यू, हमें क्या पता कि पी क्यू इन्होंने कहाँ लगाया है, हो सकता है पी क्यू इधर लगाया हो, गैल्वेनोमीटर को इधर लगा दिया हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर अरेंजमेंट इसकी तरह दे रखा होता तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं और ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 63 हम देखेंगे, द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एनर्जी स्टेट्स इन ए रूबी लेज़र इज अचीव्ड थ्रू। ओके, तो आप सभी को मेमोराइज होगा कि रूबी लेज़र में जो
पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं वो ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू अचीव करते हैं। ओके, तो एक रूबी लेज़र सिलेंडर, जो रूबी लेज़र का सिलेंडर होता है वो 2 मिरर से घिरा हुआ रहता है, और एक मिरर को हमने फुल्ली सिल्वर्ड, उस पे जो है फुल्ली सिल्वर्ड कोटिंग कर रखी होती है, और एक पे पार्शियली सिल्वर्ड कोटिंग कर रखी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक से तो फुल्ली रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट और दूसरे से पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। तो यही ऑप्टिकल पंपिंग का मेन सोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने जो हमारा रूबी लेज़र होता है उसके बारे में लिख रखे हैं। सबसे पहला ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। नेक्स्ट, ये वेवलेंथ जो प्रोड्यूस करता है वो डीप रेड लाइट वेवलेंथ होता है, और इसका जो वेवलेंथ है वो यहाँ डिफाइन कर रखा है। साथ ही साथ इसमें लेज़र मीडियम हम लोग Al2O3 क्रोमियम 3+ यूज़ करते हैं। एंड वही बता रखा है कि रूबी रॉड किस तरीके से हम लोग मिरर्स में रखते हैं और कैसे ऑप्टिकल कोटिंग करते हैं। ओके, एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, रूबी लेज़र इज़ ए 3 स्टेट लेज़र। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 64 हम देखते हैं, और 64 हमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अशुद्ध कथन बताइए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो जो रेडियो एक्टिविटी, ये तो सही बात है कि जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ रेडियो कार्बन इज़ ए बीटा एक्टिव कार्बन आइसोटोप, बिल्कुल सही बात है। एंड डी कॉस्मिक रेज, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, लिविंग प्लांट्स एंड द एनिमल्स हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेडियो कार्बन टू ऑर्डिनरी कार्बन। यहाँ डिफरेंट रेशियो नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख रखा होगा, आप देख सकते हैं, नॉट डिफरेंट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा अबाउट रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन इस तरीके से देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें बता रखा है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज्ड स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और स्मॉल r इस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है, जो हमारे जैसा हम उसको वेरी करवाना चाहें वो वेरी कर सकता है। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का सिमिलर होता है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया मैंने, सिमिलर बनाया है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ कहाँ, सेंटर एंड सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा ऑफ इस स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 के क्यू आर होता है। ओके, एंड सरफेस पे के क्यू डिवाइड बाई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली बी सी माइनस वी एस कर देंगे। यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। अब हम इसका यूज़ इसमें करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। ओके, तो जब करवाएंगे तो इस टर्म को हम लोग रो लिख देंगे, और साथ ही साथ कुछ टर्म और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल करेंगे। तो फाइनली हमारा
जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी फॉर्म में हमें मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूला को आपने मेमोराइज़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों मेमोराइज़ करना है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि दो स्फीयर कांटेक्ट में रख दिए, अब एक स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ओके, तो कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूला का यूज़ करके, दोनों स्फीयर के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इस आर का वैल्यू जो हमें रखना होगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें सिंपली पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अपनी शीट पे लिख लीजिए और कहीं स्टार बना दीजिए इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 66 क्या कह रहा है। इसमें दे रखा है द करंट इन एन एसी सर्किट इज वाटलेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। ओके, तो वाटलेस करंट का डेफिनेशन यही होता है कि जब एवरेज पावर इन ए सर्किट इज जीरो, तब हमारा वाटलेस करंट फ्लो होता है। और इस केस में पावर का डेफिनेशन आई वी कॉस थीटा होता है, और यहाँ से थीटा हम जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पावर जीरो आ जाएगा। ओके, तो एंगल कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। हमारा राइट आंसर पाई बाई 2 हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने डिस्कस किया है। इसको आप देखिए एक बार और एनालाइज कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 67। ओके, तो 67 प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, और ये क्लास 8 का एक बच्चा भी कर देगा। ओके, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। 20 माइक्रो एम्पियर का करंट एक वायर में फ्लो हो रहा है, और जो टाइम लग रहा है इसको वो 30 सेकेंड्स लगता है। हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। ओके, तो ईजी है, देखते हैं। सबसे पहले जो करंट का डेफिनेशन होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एंड जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो कितने हो रहे हैं, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। ओके, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे I इंटू टी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 बाई 1 इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करते हैं। I हमें 20 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 375 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के थ्रू पास हुए हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए में आंसर दे रखा था, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 68 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 68 में हमें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और एकदम से क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। ओके, एक्सप्लोड होते ही 3 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है। ओके, एंड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन 2 पीसेस बिकम स्टेशनरी, 2 पीस उसके स्टेशनरी रहते हैं, पर जो थर्ड पीस होता है वो मूव करने लगता है, मतलब स्टार्ट जारी रखता है मूव करना। ओके, एंड इन्होंने हमें पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पीस। तो कुछ नहीं करना है, बस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देना है। ओके, और यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ जब लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, या तो हमें मास मिलेगा या वेलोसिटी मिलेगी। ओके, तो मास अगर पहले ही बता रखा है तो वेलोसिटी मिलेगी, और मास नहीं बता रखा है तो दोनों में से एक चीज़ तो बता ही रखी होगी। अब यहाँ सिचुएशन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसका एक फिगर बना लेते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मैंने एक कैपिटल M मास लिया, और जब वो एक्सप्लोड हुआ और
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनका मास m/3 m/3 m/3, ये सारे ही इक्वल मासेस हैं। ओके, तो 1 2 3 ये 3 पार्ट्स हमें मिले। इसमें से 1 और 2 क्या हुए, स्टेशनरी हो गए, पर थर्ड वाला जो पार्ट था वो फाइनल वेलोसिटी vf से मूव करने लगा। ओके, तो अब हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या होता है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ओके, तो देखते हैं इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है। एक पार्टिकल था, उसके पास मास कैपिटल M था और मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। एंड फाइनल मोमेंटम क्या था, 3 पार्टिकल थे और उनमें से 2 रुके हुए थे और एक मूव कर रहा था, तो 2 के लिए तो 0 हो जाएगा एंड एक के लिए ये हो जाएगा m/3 मल्टीप्लाइड बाई bf। यहाँ से हमें जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा वो 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ओके, b डैश लिया है। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में v दे रखा था तो मैंने यहाँ b डैश ले लिया है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को e सफिक्स k से डिनोट किया। इसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ मास हमारा m/3 है एंड वेलोसिटी हमें 3v मिला है। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3/2 mv² हमारा आंसर आ जाएगा और ये आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 68 का सॉल्यूशन देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 69 क्या कह रहा है। इसमें हमें करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी में जो रिलेशनशिप होता है उसको बता रखा है और पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये एक ओम्स लॉ का फॉर्म होता है और इसको हम एक अनदर नाम से जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे और साथ ही साथ मेमोराइज भी करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, रिसेंटली GIC जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर आप सभी ने पढ़े होंगे। हाफ वेव के केस में एफिशिएंसी 40.6% आता है एंड फुल वेव के केस में ये एफिशिएंसी 2 टाइम्स हो जाता है। ओके, 2 टाइम्स मतलब हाफ। ओके, इतना है और फुल इसको 2 टाइम्स कर देना है, तो ये हमारा 81.2% मिल जाएगा। फिलहाल हमें ऑप्शन ए से मतलब है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल 70 क्वेश्चंस का आंसर देख लिया और सॉल्यूशन उनका बना लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 71। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे करके देखिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसको बना के लाइए, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ओके, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे जिनमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था और मैंने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नंबर 71 एज ए होमवर्क दिया था। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 71 से सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमेशा की तरह ही आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको नोट डाउन करेंगे। ओके, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं 50% प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही वेस्ड होती हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे। कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो जाती हैं। ओके, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स सेम एज इट इज़
रिपीट हो जाती है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से। ओके, पीजीटी के एग्ज़ाम से, अदर एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पीजीटी में जो प्रॉब्लम्स 2019 में आई थी वही 2021 में कम से कम 20 से 25 प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 71 से। क्या कह रहा था ये? सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए लेक इज 100% पोलराइज्ड, ओके, एट एनी इंस्टेंट। तो इन्होंने बोला है कि जो सनलाइट इंसिडेंट होगी लेक की सरफेस पे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके 100% पोलराइज्ड हो जाएगी। ओके, द एंगल बिटवीन द सन एंड द हॉराइजन एट दैट इंस्टेंट इज, ओके, तो जिस इंस्टेंट पे सनलाइट पोलराइज्ड है उसी इंस्टेंट पे हमें हॉराइजन एंड सन के बीच में जो एंगल हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक हमें कन्वीनियंस के लिए दे रखी है कैलकुलेशंस कैसे यूज़ करने हैं। म्यू ऑफ वाटर दे रखा है और एक tan इनवर्स 1.33 बता रखा है कि ये कितना होता है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमने फिगर बनाया, हम ये देख सकते हैं कि ये लेक वाटर है और ये सरफेस है उसका। अगर हम सन राइज का कंडीशन मान लें तो यहाँ से एक सनलाइट आएगी और डायरेक्टली यहाँ पे इंसिडेंट होगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से P यानी कि इंसिडेंट एंगल I और P पोलराइजिंग एंगल बनाएगी। तो ये ब्रूस्टर लॉ होता है, ये आप सभी जानते हैं। इस ब्रूस्टर लॉ की हेल्प से हम लोग इंसिडेंट एंगल और पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमें 53.06 डिग्री मिल जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि हॉराइजन तो ये होगा, ये तो नॉर्मल था, एंड जो सनलाइट है उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग 90 माइनस दिस पोलराइजिंग एंगल कर देंगे। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 36.94 डिग्री मिलेगा और इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये कंडीशन सनराइज़ के टाइम का है। अगर हम सनसेट ले लेंगे तो यही एंगल 143.06 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस दे रखे थे, पर इन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन बताया था वो सी बताया था। ओके, तो ऐसा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसका ऑप्शन वी कैलकुलेट कर रखा है, पर पीजीटी वाले तो अलग ही भांग के नशे में रहते हैं, उन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट बताया था। ओके, तो सी भी निकाल दिया है और बी भी निकाल दिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 72। प्रॉब्लम नंबर 72 क्या कह रहा है? एट द पीक ऑफ द न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी कर्व। ओके, तो जो न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उस पे हमें बताना है कि जो एटॉमिक नंबर Z एंड न्यूट्रॉन नंबर N किस तरीके से डिफाइन होते हैं। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि इवन एंड ऑड Z एंड N की वजह से ही वाइंडिंग एनर्जी कर्व और जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी लेते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से। देखिए, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ऑड हो, न्यूट्रॉन ऑड हो, तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसी के साथ साथ धीरे धीरे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी और फाइनली इवन जब दोनों हो जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल होगा। और मोस्ट स्टेबल कब होता था? जब वाइंडिंग एनर्जी कर्व में आपने देखा होगा 56 Fe इज़ द मोस्ट स्टेबल। ओके, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों ही इवन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ Z एंड N आर इवन। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 72 देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 73। आप देख सकते हैं ये पहले भी आया था इसी पेपर में और दोबारा से भी आ गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसी फॉर्मूला से सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड रिलेशनशिप जो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन हमें डी में
दिया गया हुआ था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 73 हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 74, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगा जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई होती हैं उनके लिए। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी वेरी करता है वो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, केवल एक ही आंसर हो सकता है जूल वाला, तो हम उसे कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। अब हम इसका सबसे पहले तो एवरेज ले लेंगे दोनों का, तो एवरेज आएगा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जो ये एवरेज इसीलिए भी लिया है क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो Fe होता है। ओके, तो Fe हो गया हमारा मोस्ट स्टेबल, और उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो भी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। ओके, तो कुछ कम या ज़्यादा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इतना याद है कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाएंगे तो चार्ज का वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और मिलियन का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁶। इनकी कैलकुलेशंस को करेंगे तो 1.28 10⁻⁻12 जूल हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन देखा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे कभी हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि रेंज क्या होती है किस चीज़ का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रेंज क्या होता है, टिपिकल रेंज क्या होती है। ओके, तो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज होता है। नेक्स्ट, अब हमें पूछा जा रहा है इसमें 75 जो प्रॉब्लम है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन इज। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम सभी पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, हमें बताई जाती है, 12th में भी है, सिलेबस में दे रखा है। इसमें क्या होता है, ये गामा रे फोटोन हमारा पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब हम देखेंगे तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। ओके, तो जब ये दो गामा रे फोटोन है और एक तो पॉजिट्रॉन में एंड एक इलेक्ट्रॉन में, तो फिर हमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि गामा फोटोन एक पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करवा सके। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस फार्मूला की हेल्प से हमने इसका कैलकुलेशंस किया, तो हमें जो आंसर मिला वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हमारा एनर्जी आया है वो गामा फोटोन का एनर्जी है। ओके, अगर गामा फोटोन के पास इतना एनर्जी होगा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 76, और प्रॉब्लम नंबर 76 का हमें स्टेटमेंट कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज। एफिशिएंसी डिफाइन कर दिया 25% और 1/4। Efficiency is dimensionless if the temperature of its source is 327 degrees C, if the temperature of sink must be। ओके, तो सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप सभी कार्नोट इंजन को अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे इसमें एक सोर्स होता है एट ए हायर टेम्परेचर और एक सिंक होता है एट ए लो टेम्परेचर। ओके, सोर्स का एंड सिंक का जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, इनफाइनाइट इन द सेंस हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, द पावर टू हैंडल विद हीट, कितना भी हीट ले सकता है, कितना भी हीट दे सकता है। ओके, तो यही हीट कैपेसिटी का मीनिंग होता है। तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी दोनों के पास है। ओके, अब यहाँ पे बीच में एक हम वर्किंग सब्सटेंस लगाते हैं कार्नोट इंजन के केस में। तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से एक हीट Q1 लेता है एंड सिंक को एक हीट Q2 ट्रांसफ़र कर देता है और साथ ही साथ कुछ वर्क हमें देता है। ओके, रेफ्रिजरेटर के केस में ये
जो भी हमारा प्रोसेस है ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, रेफ्रिजरेशन आपने देखा होगा आप सभी के घर में, फ्रिज जिसे आप बोलते हैं वो होगा, तो वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करते हैं, अपने प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो हमारा एफिशिएंसी ये आ जाता है, और ये कार्नोट थ्योरम की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डेवलप कर रखा है। ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, तो हमें ईटा दे रखा है, ईटा इज 25% और 1/4 परसेंटेज को नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी के साथ साथ सारी वैल्यू जो भी टेम्परेचर रहते हैं हमेशा आप याद रखिए आपको केल्विन में पुट करना है। ओके, हाँ, अगर आपको बोला जाए कि टेम्परेचर इतना कम है सोर्स के टेम्परेचर से, तब आप लोग केल्विन में ना पुट करके डायरेक्टली T प्लस समथिंग पुट कर सकते हैं जो भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब कैलकुलेशंस को जब हम करेंगे, ये देखिएगा यहाँ से हमारा T2 डिवाइडेड बाय, ये जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा, 600 आएगा। T2 को फ्री करेंगे, टर्म्स को सफल करेंगे, सफल करने के बाद टर्म्स में हमें T2 का जो वैल्यू मिलेगा तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 500, इसको और कैलकुलेट आगे करेंगे तो 450 केल्विन मिलेगा। अब आंसर हमारा डिग्री सी में दे रखा था तो हम इसे नॉर्मल डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो नॉर्मल डिग्री सी में हमने कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा गलत था तो मैंने कट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। 450 माइनस 233 डिग्री सी, और हमारा आंसर डिग्री सी में आ चुका है जो हमारा 177 डिग्री सी आया है। ओके, तो हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 76 था जो कार्नोट इंजन पे बेस्ड था। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें केवल आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी आपको एफिशिएंसी दे दिया जाएगा, कभी कभी बोलेगा कि इतना हीट हम ले रहे हैं, इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है और इतना हीट दे रहा है, तो इस तरीके से दे रखा होगा। कभी कभी वर्क डन दे रखा होगा, तो वर्क डन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस Q1 माइनस Q2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वर्क डन लिख देंगे और डिवाइड बाई Q1, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यही फॉर्मूला है जिसे हम कार्नोट इंजन में इधर से उधर घुमाते रहते हैं। ओके, अब इसी में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, जो हमें ज़रूरत होगा उसके लिए यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 77 क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज लेवर्ड 1500 watt and 220 volt. How much current does this heater draw from 220 volt source? ओके, तो कितना करंट हीटर को चाहिए, और एक सोर्स हमने दे रखा है 220 वोल्ट का। तो हम सीधे सीधे जानते हैं पावर इस पर लिखा रहता है। किसी भी कोई भी हीटर आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा, आउटपुट और इनपुट लिखा रहता है, कितना पावर का है, कितना इनपुट चाहिए। ओके, तो ये सब यहाँ दे रखा है। तो पावर हमें दे रखा है 1500 वॉट। P इज इक्वल्स टू BI, हम सभी ने पढ़ा है फॉर्मूला बहुत अच्छे से अपने 9th एंड 10th क्लासेस में, तो हम इसकी हेल्प से करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालेंगे तो 6.8 एम्पियर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 78 देखते हैं। 78 में हमें कह रहे हैं किरचॉफ्स लॉज आर एप्लीकेबल टू। ओके, तो किरचॉफ ने जो दो लॉज दिए थे वो किस कंडीशन में वैलिड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, DC एंड AC दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं? फॉर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो जहाँ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात आ जाती है वहाँ हमारे किरचॉफ्स लॉज इनवैलिड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 78 देखा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते हों कि किरचॉफ्स लॉज DC एंड AC के लिए एप्लीकेबल होते हैं, साथ ही साथ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 79, और ये कह रहे हैं व्हेन ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड इट फाइनली एक्वायर्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड। ओके, तो एक सॉलिड स्फीयर है और ये सडनली एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाता है।
ओके। एंड फाइनली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेता है, और हम सभी जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो आफ्टर मतलब काफ़ी टाइम के बाद अचीव होती है। ओके, इनफाइनाइट टाइम हम लोग बोल सकते हैं। जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो किसी भी मोशन में जो भी वेलोसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने साथ साथ इसमें लिख रखा है कि जब ये सॉलिड स्फीयर लिक्विड में ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो इंक्रीज होते होते अब यहाँ पे क्या होगा कि वायंट एंड विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएंगे हैं। और विस्कस फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, हम सभी ने अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो अब स्पीड इंक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ साथ, तो क्या होगा कि अपोजिंग फोर्स जो भी रहेंगे, विस्कस फोर्स एंड वायंट फोर्स, वो भी इंक्रीज होते रहेंगे। एंड फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, कभी कभी ग्राफ पूछ लेगा, और एक दो बार पूछा भी गया है कि यही सेम प्रॉब्लम था, पूछा इसका ग्राफ क्या होगा। ओके, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, सेम प्रॉब्लम 2019 में पूछा गया था, यही प्रॉब्लम था सेम, और यही एक्सप्लेनेशन होगा, सेम आंसर था। ऑप्शंस भी सेम दे रखे थे, इतने बड़े वाले हैं। ओके, तो कम से कम ऑप्शंस तो चेंज कर देते। अभी कोई बच्चा ऑप्शन याद करके गया तो डायरेक्टली टिक कर देगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 80। इसको एक बार देख लीजिएगा पढ़ के, और आप अच्छे से प्रॉब्लम नंबर 80 देखते हैं। प्लैंक रेडिएशन लॉ रिड्यूसेस टू वीन्स लॉ फॉर। ओके, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ होता है वो क्या होता है, कुछ कंडीशंस में जब हाई वेवलेंथ होगा एंड लो वेवलेंथ होगा तो वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ इन दोनों में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम देखेंगे लोअर लैम्डा के लिए जो लोअर फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती हैं उनके लिए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, वो क्या होता है, वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये वीन्स लॉ होता है हमारा, और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ से भी बता रखा है। फॉर लोअर लैम्डा दिस प्लैंक्स लॉ इज कन्वर्टेड इनटू वीन्स लॉ। ओके, एंड फॉर हाई लैम्डा ये रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ भी आपको मेमोराइज करना है, साथ ही साथ प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, और वीन्स लॉ तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, तो ये भी एक बार मेमोराइज कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 80 डिस्कस हो गया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 81। आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाना है, और अगर सॉल्व हो जाता है तो सही है, नहीं हो पाता है तो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गा विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने PGT 2021 के 80 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, और आज से हम लोग 81 से 90 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 में हमें पूछा है था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिलो इज। ओके, तो ये फिगर दे रखा था, हमें पूछा था द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहली चीज ये कि ये वाला जो ब्रांच होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो शॉर्टिंग की वजह से ये दोनों कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। जब पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2C। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा B। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 में हमें एक कार्बन इंजन इज वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री एंड 27 डिग्री C।
इट एब्जॉर्ब्स 80 कैलोरीज ऑफ हीट, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। ओके, तो एब्जॉर्ब हीट दी है और साथ ही साथ टेम्परेचर का रखा है हमारे सोर्स एंड सिंक का। सोर्स हाई टेम्परेचर पे होता है तो ये सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा, और सिंक लो टेम्परेचर पे होता है तो ये सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कार्नोट इंजन का फिगर बना रखा है। जिन लोगों ने कार्नोट इंजन नहीं पढ़ा है एक बार यहाँ से देख लेंगे। इसमें एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। सोर्स हाई टेम्परेचर पे होता है, सिंक लो टेम्परेचर पे होता है, और इनके बीच में इन दोनों को एक वर्किंग सबस्टेंस से जोड़ रखा होता है। ये वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है, सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कुछ हीट को सिंक को रिलीज कर देता है। ओके, तो ये बेसिकली है, और कुछ वर्क डन करता है जिसे हम लोगों ने W कह दिया है, जो इन दोनों एब्जॉर्ब हीट एंड रिजेक्टेड हीट का डिफरेंस रहता है। और यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं इस कार्नोट इंजन जो हमारा आइडियल इंजन है उसकी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट एंड रिजेक्टेड हीट। ओके, तो इन दोनों के टर्म्स में हमने फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला को यूज किया और दोनों को इक्वल करवा दिया, तो यहाँ से 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा और दोनों ही प्लस में आ जाएंगे। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से हम इस फॉर्म को यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को करने में। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम टेम्परेचर्स को पुट करेंगे तो हमेशा SI यूनिट सिस्टम में ही पुट करना होता है। तो SI इन द सेंस केल्विन में पुट करेंगे, तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में पुट किया। अब हम जो हमारा हीट दे रखा था और उसे कैलोरी में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। अगर हम जूल में पुट करते हैं तो आंसर जूल में मिलेगा। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन में हमारा आंसर कैलोरी में दे रखा था तो हम कैलोरी में ही रहने देंगे, हम इसे जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें दे रखा था कि कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, उसकी जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दिया, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हीट रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्टेड हीट की जगह पे हमने Q2 लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर्स का वैल्यू भी लिख दिया। T1 127 डिग्री सी था, उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो भी टेम्परेचर रहता है केल्विन में चेंज करने के लिए 273, तो इसको ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे। अब यहाँ पे हमें Q2 को कैलकुलेट करना है, तो Q2 को LHS में ले आएंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम लोग RHS में ले जाएंगे और कैलकुलेशंस को करेंगे। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो 60 कैलोरीज मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा था, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 82 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। 83 में हमें बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोचिंग ए फैक्ट्री। ओके, तो कार मूव कर रही है, उसका वेलोसिटी दे रखा है और फैक्ट्री की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, whose whistle has a frequency 500 हर्ट्ज, और जो फैक्ट्री है उसका हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, विशल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दे रखा है। विशल इन द सेंस CT जो ये उसका साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, साउंड का स्पीड भी दे रखा है। व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल एज हियर्ड बाय द कार ड्राइवर। ओके, तो कार ड्राइवर को क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उस साउंड का, तो वो कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली हम लोग जो हमने डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, और कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बाकी बहुत सारी जगह नहीं दिया होता, पर ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। हम इसमें अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को बना लेते हैं। इससे ये होगा कि याद करने में आसानी हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज की गई हैं वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आप इसे एक बार देखिए। एफ इन द सेंस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है सोर्स। ओके, तो सोर्स के द्वारा, और बाय द सोर्स एफ नॉट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड बी प्लस माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय बी माइनस प्लस bs। ओके, तो यहाँ पे b क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, फिर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेलोसिटी, एंड b नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड वेव जब आ रहा है तो हमारा ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो ये हमारा
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगा, इसी के साथ साथ Vs हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, तो सोर्स क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करेगा। सोर्स फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी सोर्स फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एंड ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी और साथ ही साथ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो जब सोर्स की तरफ मूव करेगा और साथ ही साथ सोर्स क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो सोर्स का स्पीड तो जीरो हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में सोर्स का स्पीड जीरो पुट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में केवल और केवल b बचेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में हमारा ये कार है, मैंने जो भी फिगर था वो ड्रॉ कर रखा है, कार का स्पीड दे रखा था और फैक्ट्री दे रखा था, फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा था वो भी दिखा हुआ था और उसका स्पीड जीरो था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जर्वर फैक्ट्री की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। अगर ऑब्जर्वर फैक्ट्री से दूर जा रहा होता तो यहाँ पे माइनस साइन का यूज कर रहे होते। ओके, अब यहाँ पे आप लोग इसको चेक करने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, जब ऑब्जर्वर फैक्ट्री के पास आएगा तो उसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जब इंक्रीज तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर में हमारा प्लस साइन हो। अगर माइनस साइन हो जाएगा तो दोनों टर्म्स के डिफरेंस की वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस यूज करते हैं। अब अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटाना है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। ओके, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 340 और हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 340 जो स्पीड ऑफ साउंड है। अब यहाँ से हम लोग जब इनका कैलकुलेशंस करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो 544 हर्ट्ज आ रहा है, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसको आप देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस फॉर्मूला पे 2 या 3 क्वेश्चन आता है। वैसे एक बात और बता दूं कि जो क्वेश्चन था वो रिपीट क्वेश्चन था, शायद 2019 या 2016 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये इसका आंसर है और इस फॉर्मूला को आप लोग शीट पे एक बार नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 84 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 84 में हमें बता रखा है ए हाफ वे प्लेट प्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस बिटवीन ओ रे, इसको ऑर्डिनरी रे, और ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और वेव्स भी बोलते हैं। ओके, तो कितना फेज डिफरेंस हमारा हाफ वेव प्लेट ई रे एंड ओ रे के बीच में प्रोड्यूस करता है वो बताना है। ओके, तो जो हमारा हाफ वेव प्लेट होता है वो हम बेसिकली पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है और उसके लिए डायरेक्टली जो फॉर्मूला थिकनेस का कभी कभी पूछा जाता है, थिकनेस कैलकुलेट करवा लेते हैं, वेवलेंथ दिया रहता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे एंड ओ रे भी दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ से पाई हमारा आंसर हो जाएगा और सी ऑप्शन दे रखा था तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए जो आंसर आएगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब π/2। ओके, और पाथ डिफरेंस हाफ वेव प्लेट के लिए λ/2 एंड क्वार्टर वेव प्लेट के लिए λ/4। ओके, तो ये सब चीजें आप मेमोराइज कर लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में मार्क्स दिलवाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 85, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसका ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल एंड नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली एक एग्जांपल भी देख रखा है यहाँ पे कि सिलिकॉन के लिए जो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो -4.2 इंटू 10⁻⁻6 होता है, काफी स्मॉल है एंड साथ ही साथ निगेटिव भी है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 86 का सॉल्यूशन।
ओके, तो 86 में हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2019 से उठाया गया है। उस पेपर में भी ये क्वेश्चन दे रखा था और स्टार्टिंग में ही दे रखा था, शायद सी सीरीज था उसके स्टार्टिंग में। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड आउट करना है, तो इसमें से केवल और केवल ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। अब क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोसेस को इनिशियली कुछ स्टेप्स में करते हैं, ओके, और सेम स्टेप्स में हम उस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, ओके, तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द पासेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो हीट हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है जब हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर में से, वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो उससे क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा जब उसमें करंट पास होगा। ओके, अब ये एक प्रोसेस हुआ। अब अगर हम हीट से करंट को फ्लो करवा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे बी में देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है कि अगर हमने एक गिलास में गर्म पानी रखा है और उसी के पास में हमने एक गिलास में बर्फ रखा है, तो हम देखेंगे दोनों को आपस में टच करके रखा है, तो हम देखेंगे कि गिलास से हीट बर्फ में ट्रांसफर हो रही है और हमारा बर्फ पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं होगा, अब हीट बर्फ से हॉट वाटर में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हीट का एक प्रोसेस होता है कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। अब अगर हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करवाना है तो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द चेंजेस इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट इनफाइनाइटली स्लो रेट। ओके, तो स्लो रेट, इनफाइनाइटली स्लो होगा कोई प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, चेंजेस को हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो रेट पे होता है। ओके, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम नंबर 86 का राइट आंसर था। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 87 क्या कह रहा है। 87 हमें बोल रहा है ए 0.0314 centimeter cube of a liquid is flowing out per second through a capillary tube of 1 mm radius. Velocity of the liquid at a point on the axis of the capillary is. ओके, तो हमें वेलोसिटी बताना है इस कैपिलरी ट्यूब की एक्सिस पे। मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जब लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में फ्लो होगा तो इसकी एक्सिस पे उस लिक्विड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। ओके, सबसे ज्यादा होगा पर एक्सिस से जब हम उसकी रेडियस को बढ़ाएंगे और रेडियस से उसका जो हमारा पेरीफेरी है, सिलेंडर है, कैपिलरी की पेरीफेरी पे मूव करेंगे तो वेलोसिटी कम होता जाएगा और एग्जैक्टली पेरीफेरी पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी एट पेरीफेरी ऑफ दिस सिलेंडर इज जीरो और हमें एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि जो वेलोसिटी रहेगा वो एवरेज होगा इस सरफेस पे एंड एक्सिस पर। तो हमने एवरेज ले लिया, dy2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फ्लो रेट की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लो रेट का जो कुछ फॉर्मूला होता है एरिया एंड एवरेज वेलोसिटी, और साथ ही साथ एक और होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर सेकंड। ओके, तो जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकंड वही फ्लो रेट कहलाता है। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला आप लोग याद में रखेंगे, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट किया था वो रखेंगे और एरिया रखेंगे। एरिया बेसिकली जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे
तो टॉप व्यू से हमें जो कैपिलरी होगा वो एक सर्किल की तरह दिखेगा। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने सेम वैल्यू वहां पे पुट कर दिया और साथ ही साथ हमें फ्लो रेट दे रखा था, 0.314 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से कैलकुलेशंस कीजिए, कैलकुलेशंस करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। काफी सारे स्टूडेंट्स का इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा था और उनका ऑप्शन सी गलत हो गया था। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर आप यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे तो आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ऐसा था तो बहुत अच्छा था। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 88 क्या कह रहा है। 88 में हमें 2 वेव्स दे रखी हैं और वेव्स का इक्वेशन भी डिफाइन कर रखा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है y1 इज इक्वल्स टू a sin k x माइनस bt। b इज द वेलोसिटी, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ओके, तो x डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है एंड y2 सेम तरीके से हमें x नॉट यहाँ पे एक डिफरेंस भी दे रखा है, बेसिकली एंगल ही बोलेंगे इसको, फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, इसमें डिफाइन कर रखा है कि k क्या है एंड x नॉट क्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है। एम्पलीट्यूड दे रखे हैं दोनों के और हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी, जब दोनों वेव्स y1 एंड y2 सुपर इम्पोज्ड होंगी और सुपरपोज्ड होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसमें उसका एम्पलीट्यूड हमें बताना है। तो डायरेक्टली हम पढ़े हुए हैं कि अगर कोई 2 वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और सुपर इम्पोज्ड होती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड हम लोग a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके, तो cos फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि x नॉट इज द फेज डिफरेंस, तो उसके साथ में k को मल्टीप्लाई करना हो क्योंकि k बाहर था। ओके, तो टोटल की x नॉट क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस हमें दे रखा था, k भी दे रखा है और x नॉट भी दे रखा है। यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो पाई हमारा आ जाएगा 3 पाई। ओके, तो 3 पाई हमारा आंसर आ गया। जब पाई हमारा आंसर आ गया तो हम यहाँ से निकालेंगे cos पाई और cos 3 पाई कितना होता है, cos 3 पाई होता है ना -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें cos पाई a1 a2 का वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 2.0 mm। अब mm क्यों मिला, हम देख सकते हैं a1 एंड a2 हमें mm में दे रखे हैं, तो तुम्हारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो ये हमने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 88 करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में हमें एक स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है जो 450 वाट ओके इतना पावर रेडिएट कर रही है। उसका टेम्परेचर दे रखा है कि किस टेम्परेचर पे इतना पावर रेडिएट कर रही है, वो दे रखा है 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ ओके, तो रेडियस को अगर हम आधा कर दें एंड टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी द पावर रेडिएटेड। तो हमें पावर रेडिएटेड फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी का रेडिएटेड पावर होता है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेडिएटेड पावर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, एक तो एरिया होता है, दूसरा टेम्परेचर का पावर 4 होता है और एक एमिसिविटी आता है। तो एमिसिविटी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। बेसिकली दोनों जब कांस्टेंट है तो केवल इनका जरूरत है। और एरिया हम जानते हैं कि आर स्क्वायर के डिपेंडेंट होता है। कहीं भी आप चले जाइए एरिया हमेशा आर स्क्वायर के डिपेंडेंट होगा या फिर उसमें जो भी डायमेंशन होंगी, 2 डायमेंशन होंगी उनके डिपेंडेंट होगा, ए और बी। ओके, तो मान लेते हैं। तो हमने देख लिया आर स्क्वायर एंड टी की पावर 4। यहाँ से हम लोग अब हम E1 E2 इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ से लिख के वैल्यूज को पुट करेंगे। जो दे रखा था, रेडियस आधा हो रहा था, टेम्परेचर डबल हो रहा था, वो सारी चीजें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग पावर निकाल लेंगे। हमारा पावर आ जाएगा 1800 वॉट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1800 वॉट। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 89 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो इनका एक बार देख लीजिए किस तरीके से करना होता है। जैसे रेले जीन्स लॉ हो गया,
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया और वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, इन सब के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओके, तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट ने इसे गलत किया होगा, काफी ने किया ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसमें हमको याद भी नहीं है कि कैसे करना। जो फॉर्मूला हमें याद है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, इससे ये होगा नहीं, तो कैसे होगा देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन फॉर कैडमियम। ओके, तो कैडमियम के लिए हमें मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है। हमें डिफाइन कर रखा है कि एन सिग्मा का वैल्यू क्या लेना है। ओके, तो एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर एंड सिग्मा क्या है, कैप्चर क्रॉस सेक्शन। ओके, तो कैप्चर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फॉल हो रहे होंगे तो जो भी वहां पे एरिया बन रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको इन्होंने कैप्चर क्रॉस सेक्शन बोला है। बाकी मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया है, डेफिनेशन पे जाएंगे तो बहुत टफ होता है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब अगर आपको अगर पढ़ना ही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेशंस क्या करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मीन फ्री पाथ का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो 1/πd² n होता है। ये यूज करते हैं। डी इज द डायमीटर ऑफ एटम, जो एटम फॉल हो रहे हैं उनका डायमीटर है और मॉलिक्यूल का डायमीटर है। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, तो सेम दे रखा था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात, हम यूज कर रहे हैं पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ही क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैप्चर क्रॉस सेक्शन। तो पाई डी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा लिख दिया तो हमारा काम बन गया। एन सिग्मा दे ही रखा था, एन सिग्मा पुट कर देंगे और यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो राइट आंसर हमारा आ गया। और जो मीन फ्री पाथ आया वो आया 0.892 mm, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब आपने क्या करना है, आपने इन 10 प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला यूज हुए हैं, उन फॉर्मूला को अपनी सीट पे नोट डाउन करना है। और आप ये मान के चलिए कि जितने भी फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे उन पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा ही आएगा और डेफिनेटली आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए